हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 पोल साइंस का चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म, और हम करने वाले हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आपको पता है, जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डालता हूँ उसका क्या मतलब है। इसका सिंपल मतलब है कि जो भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से आएगा वो इसी पीडीएफ के अंदर से देखने के लिए मिलेगा आपको। ठीक है जी। और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो देखो यार, मैं बहुत बार बता चुका हूँ, मैंने पिछले साल का भी हर एक क्वेश्चन मैच करवा दिया था, फर्स्ट टर्म का भी हर एक क्वेश्चन मैच करवा दिया था पीडीएफ के अंदर से, और अभी भी मैच करवा दूंगा। ठीक है। बट एक बात मैं आपको बता देता हूँ, हमेशा एग्जाम के बाद एक ना एक बच्चा मेरे को मिलता ही मिलता है पक्का कमेंट बॉक्स में, जो बोलता है कि सर मैंने आपकी पीडीएफ नहीं करी, गलती हो गई। ठीक है। और कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, सर पता है क्या, एग्जाम से पहले बोलते हैं सर गारंटी क्या है आएंगे। मैंने कहा भाई एग्जाम के बाद करते हैं। एग्जाम के बाद बच्चे का दोबारा रिप्लाई नहीं आता मेरे पास। मैं कहता हूँ भाई मिल गई गारंटी, फिर रिप्लाई नहीं आता बच्चे का। ठीक है, तो रिप्लाई जरूर करो। ठीक है, मतलब देखो यार, मैं बहुत सोच समझ के वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, और ये देखो मैच करी हुई है, नहीं तो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है भरत कोरवाल, उस पर जाकर देख लेना, क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आप सोच रहे हो कि सर आप डायरेक्टली फेडरलिज्म से क्यों करवा रहे हो, तो यार बाकी चैप्टर की मैं वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ। ठीक है, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और देखो ग्लिच आ रहा है यूट्यूब पे, पता नहीं, डिस्क्रिप्शन में मैं 4 लिंक डालता हूँ, 2 आते हैं, तो सीधा आप टेलीग्राम पे चले जाना, मेन पॉइंट स्टडी 11th लिखना, ऑप्शन आ जाएगा आर्ट्स का, तो उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैंने सारी की सारी वीडियो का लिंक भी दे रखा है, पीडीएफ का लिंक भी दे रखा है। वहां पर जाकर आप डाउनलोड वगैरह कर सकते हो और लर्न वगैरह कर सकते हो, और वीडियो वगैरह देखकर सारी की सारी चीजें समझ सकते हो। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार, बच्चे पता है क्या, अब है ना, बात यह है कि हमारी पहचान ही मेन पॉइंट स्टडी ऐसी बन गई है कि भाई ये कर जाओ और पूरा पेपर इसी के अंदर से आएगा। तो दिक्कत ये क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, वो ये नहीं ढूंढते हैं कि मेरी वीडियो का है, वो ये ढूंढते हैं कि जी पीडीएफ मिल जाए। वो क्या करते हैं कि अभी जैसे ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, और वो सबसे पहले बच्चे जाएंगे मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे और देखेंगे सर ने लिंक का दिया पीडीएफ का, फिर पीडीएफ डाउनलोड करके बैठ के उसे लर्न करेंगे, रट्टा मारेंगे। ये गलत तरीका है दोस्त। ठीक है। कभी कभार क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, आंसर एकदम सेम होता है। जैसे मान लो वट क्या कहते हैं उसे, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, या व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तीनों अलग अलग लग रहे हैं बट सेम ही बात है। ठीक है। तो इसलिए वीडियो देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजें एक एक मार्क्स से क्वेश्चन भी इसी में क्लियर करवाता हूँ। चलो जी आ जाओ। ओके। सो क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म एंड फीचर ऑफ फेडरलिज्म क्या होते हैं। ठीक है। सबसे पहले तो फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहां पर दो या दो से ज्यादा टीयर की गवर्नमेंट है। जैसे इंडिया, इंडिया में आपको पता है सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, फिर लोकल गवर्नमेंट है ना। तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं फेडरलिज्म, जब दो या दो से ज्यादा टीयर में पावर जो है वो बटी हुई हो। फीचर क्या होते हैं फेडरलिज्म के, जैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री है तो इसके फीचर क्या है, तो ये रे जी फीचर। सबसे पहला फीचर तो हमने देख लिया, डेफिनेशन में ही था, कि वो कंट्री जिसमें दो या दो से ज्यादा टीयर की गवर्नमेंट हो, दो या दो से ज्यादा लेवल की गवर्नमेंट हो, उसे हम फेडरलिज्म कहते हैं, और इसका एक फीचर है। दूसरी बात है कि हर फेडरल कंट्री के अंदर है ना, हर गवर्नमेंट का जो होता है जुडिक्शन जो होता है ना, वो अलग अलग होता है, ओन जुडिक्शन होता है। ठीक है। टैक्स के मामले में, लेजिस्लेशन के मामले में, एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देखो, अगर मैं बोलूँ कि जी जैसे यूनियन गवर्नमेंट है, इंडिया की जो यूनियन गवर्नमेंट है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका रूल कहाँ तक चलेगा, वो टैक्स कहाँ से लेगी, है ना। उसका एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ होगा, आप बोलोगे सर पूरा इंडिया। मैं कहूंगा दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उसका लेजिस्लेशन कहाँ से कितना होगा, टैक्सेशन क्या होगा, उसका जुडिक्शन क्या होगा। आप बोलोगे सर दिल्ली के अंदर का जितना एरिया है वहां से वो टैक्स ले सकती है, उसको एडमिनिस्ट्रेट करेगी, और वही उसका पूरा का पूरा एरिया होगा। मैं कहूंगा जी पंजाब का बताओ कि पंजाब का जुडिक्शन क्या है, तो वो आप बोलोगे पंजाब का एरिया। तो यानी हर जो गवर्नमेंट है ना, उनका एरिया जो होता है वो बटा हुआ होता है, उनका अपना अपना जुरिडिक्शन होता है। जुरिडिक्शन को मतलब एरिया ही होता है। आप पोल साइंस में आ गए हो तो थोड़ा सा महंगी बातचीत वाले वर्ड तो यूज करने पड़ेंगे ना, तो एग्जाम में भी यही लिख कर आना। ठीक है, कहीं आप बोल दो कि ओन एरिया होता है, मिल जाएंगे नंबर। बट यार समझा करो, अभी 12th में जाओगे आप, फिर वहां पर फिर सोचोगे दोबारा यार ये जुडिक्शन क्या होता है, तो इसलिए पहले ही सीख लो, क्या दिक्कत है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं कि जुडिक्शन of the respective level of the government are specified in the constitution and their power and the existence guaranteed by the constitution। इसका मतलब है कि जो ये अलग अलग टीयर की गवर्नमेंट है ना, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सबकी पावर जो होती है ना, वो अलग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बता रखी है। ठीक है, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इनकी पावर की गारंटी देता है। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम है ना, वही करेगी, वो उससे बाहर नहीं निकल सकती। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखे हुए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि भाई आपको ये काम करने और ये काम नहीं करने, है ना। हमने फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में देखा था, लिमिट। चलो अभी मैं दो चैप्टर को मिलाता नहीं हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, बच्चे कहेंगे सर ये समझा दो पहले, है ना। तो बस इतना याद रखो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सारी की सारी पावर प्रोवाइड करता है अलग अलग टाइप के, अलग अलग टीयर की गवर्नमेंट को, रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट को। ठीक है जी, और उनकी उनके राइट को गारंटी भी करता है। नेक्स्ट है कि अगर कोई फंडामेंटल प्रोविजन चेंज करना हो ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वो यूनिलेटरली अकेले चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, उसके लिए आपको बाकी सारी की सारी गवर्नमेंट से भी कंसेंट लेने पड़ेंगे, यानी स्टेट और
सेंटर गवर्नमेंट की लेवल से मतलब स्टेट और सेंटर दोनों को मिलकर ही जो है उस पे डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं एग्जांपल दूँ इसका इसका एग्जांपल है जी जीएसटी। जीएसटी एक फंडामेंटल प्रोविजन था। बिल्कुल पूरे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टैक्स का सिस्टम ही चेंज करना था। तो हमने सिर्फ ऐसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ पास कर दिया, नहीं, स्टेट गवर्नमेंट से भी परमिशन ली थी। ठीक है जी, आई होप ये बात आपको पता चल गई। और लास्ट है कि अगर किसी दो क्या कहते हैं उसको, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए तो उसे कौन सॉल्व करता है, अंपायर कौन होता है, तो ये है जी हमारा कोर्ट यानी जुडिशरी। ठीक है जी। आ जाओ जी नेक्स्ट वाले। और आप सोचोगे सर इतने सारे करने पड़ेंगे, नहीं जी बच्चे देखो, एक अगर ये क्वेश्चन सेम ही आता है पहले तो, व्हाट इज फेडरलिज्म एंड द फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो एक डेफिनेशन और कोई भी 5 या 6 पॉइंट कर लेना। 6 पॉइंट अच्छे रहते हैं क्योंकि बच्चा कभी कभार एक एग्जाम में भूल जाता है, तो 6 पॉइंट बेटर रहते हैं। ठीक है, तो मैं तो मेरा मेरा देखो, मैं तो सब बताऊंगा भाई, है ना। कभी-कभार बच्चे बोलते हैं सर इतना बड़ा आंसर लिखना है, बड़ा आंसर नहीं लिखना, आपको तो पॉइंट 5 ही लिखने हैं, आपको पॉइंट 6 ही लिखने हैं। और मैं 6 याद करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चे के दिमाग में 5 रहेंगे। बट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो पूरी की है ना भाई, मैं तो पूरा बताऊंगा ना कि बच्चों को कुछ बच्चे होते हैं जिसको ये वाला पॉइंट याद होता है, कुछ बच्चे होते हैं ये वाला पॉइंट। तो भाई मैं तो पूरा आंसर लिखूंगा। पहले मैं क्या करता था, छोटे-छोटे पॉइंट लिख देता था। बच्चे बोलते थे सर यार पूरा लिखा करो सर, एग्जाम में लिखना पड़ता है। तो अब मैं पूरा लिखता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर बड़ा आंसर है। भाई पूरा लिखूंगा तो फिर समझ रहे हो ना? क्योंकि देखो आपने भी देखा होगा मैंने यहाँ सारे के सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है? चलो जी। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू यानी कि इनके पैसे, कि देख स्टेट गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसे आएँगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कैसे कहाँ से पैसे आएँगे, लोकल गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसे आएँगे, ये क्लियरली स्पेसिफाइड होता है। ठीक है? क्यों? ताकि उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिल सके, उनको बार-बार हाथ ना फैलाना पड़े किसी दूसरी गवर्नमेंट के सामने, ठीक है? और लास्ट है कि हमने फेडरलिज्म इसलिए अपनाया है, इसके ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है, 2 फायदे हैं फेडरलिज्म के। पहला, ये यूनिटी भी लेकर आता है, दूसरा रीजनल डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट होती है, अकोमोडेट होते हैं, ठीक है? और नेक्स्ट वाले 2 पॉइंट और हैं, अब आप सोचोगे सर 8-8 पॉइंट बता दिए आपने, मैं वही बात बोल रहा हूँ बच्चे लिखने 5 है, याद करने 6 हैं, ठीक है? दूसरी बात है फेडरलिज्म के अंदर क्या होता है, 2 सेट ऑफ पॉलिटिक्स होती है, एक जो कि स्टेट लेवल पे होती है और एक जो कंट्री के लेवल पे होती है। जैसे कि मैं दिल्ली का भी हूँ, दिल्ली हाइट भी हूँ और मैं एक इंडियन भी हूँ। तो 2 सेट ऑफ आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी होती है। ठीक है? अगर मान लो आप दिल्ली में रहते हो, दिल्ली से बाहर कहीं जाते हो, आपसे पूछेगा कि हू आर यू? वेयर आर यू फ्रॉम? तो आप क्या बोलोगे? कि जी मैं भारत से आया हूँ। अरे भाई वो भी तो भारत ही है जहाँ पर तू गया है दिल्ली से बाहर। दिल्ली से बाहर अगर आप पंजाब में गए हो तो अगर आप बोलोगे कि आई एम फ्रॉम भारत तो वो हँसेगा आप पे, कि भाई ये भी तो भारत ही है। तो आपको बताना पड़ता है कि आई एम फ्रॉम दिल्ली। बट आप दूसरी कंट्री में जाओगे तो बोलोगे आई एम इंडियन। तो यानी 2 सेट ऑफ आइडेंटिटी लेकर चलते हो आप। यस और नो? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं है? और जो कॉन्स्टिट्यूशन और नेक्स्ट है कि ये जो ड्यूअल सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, इनकी ये सारी की सारी इनकी पावर ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई होती है। और बेसिकली कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सुप्रीम होता है, ठीक है? जिसमें सारे के सारे दोनों सेट ऑफ गवर्नमेंट की पावर लिखी हुई होती है। तो ऊपर वाला पॉइंट ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रिपीट है, ठीक है? चलो, अब आ जाते हैं जी इस वाले क्वेश्चन पे, लिख लो जी। 1 नंबर का एमसीक्यू जो है वो इसी से आता है। अब एमसीक्यू क्या आता है उसको बताने से पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर को कैसे डिवाइड किया गया है सेंटर स्टेट के अंदर। तो आपको पहले लिखना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 शेड्यूल के अंदर हमने है ना पावर को डिवाइड कर रखा है। ठीक है? कैसे? 3 लिस्ट में पावर को डिवाइड कर रखा है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। वैसे तो 4 है, अभी 3 याद रखो, मैं बताऊँगा अभी चौथी नीचे। तो अब यूनियन लिस्ट क्या होता है? दोज़ मैटर्स व्हिच आर आप कह सकते हो व्हिच आर सॉर्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, या वो सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशन जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है रूल्स को बना, मतलब यार मैं थोड़ा-सा नॉर्मल भाषा में समझाता हूँ, फिर आऊँगा उस पे। यूनियन लिस्ट क्या होती है? इसमें वो सारे के सारे टॉपिक लिखे होते हैं। मैंने अभी बताया कि हमारी बेसिकली हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट दे रखी है। एक तो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट यूनियन लिस्ट के अंदर वो सारे के सारे टॉपिक लिखे हुए हैं जिस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है। स्टेट लिस्ट में सिर्फ वो सारे के सारे टॉपिक लिखे हुए हैं जिस पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही रूल बना सकती है। कॉन्करेंट पे स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, बट अगर कोई दिक्कत हो जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रूल चलेगा। जैसे एडुकेशन जो है ना वो एक यूनियन लिस्ट का कॉन्करेंट लिस्ट का टॉपिक है। ठीक है? यानी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों रूल बना सकती है, दोनों ने बना दिए। तो पहले किसका चलेगा? पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का चलेगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया? ठीक है? तो बेसिकली यूनियन लिस्ट आर द लिस्ट ऑफ टॉपिक, ठीक है? व्हिच आर अमेंड, और आप कह सकते हो कि क्या कह सकते हैं, लेजिस्लेशन आर अंडर कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है? देयर लेजिस्लेशन आर अंडर कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है जी? चलो जी, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। और सेम गोज़ फॉर लिख देना कि जो हमारी स्टेट लिस्ट होती है उसमें वो सारे के सारे टॉपिक आते हैं जिसपे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो रूल्स बना सकती है। ठीक है? और ये सारे के सारे टॉपिक है। ठीक है?
अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये बताओ एग्रीकल्चर किस में आता है, आपको बताना है स्टेट लिस्ट में आता है। आपसे पूछेगा एडुकेशन किस में आता है, आपको बोलना है कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, एडुकेशन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट और ट्रेड किस में आता है, ये किस में आता है, याद रखना ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो ऐसे पूछ लेगा आपसे, ठीक है। ये सारे के सारे देखो मेन मेन तो याद रखना, एयरवेज हो गए, पोर्ट हो गए हमारे, फॉरेन करेंसी ट्रेड हो गई, है ना, फॉरेन अफेयर हो गए, और डिफेंस हो गए। जैसे आर्मी होती है, आर्मी इंडियन आर्मी है या दिल्ली की आर्मी है, दिल्ली की कोई आर्मी है या नहीं है, नहीं है ना, तो इसलिए ये यूनियन लिस्ट के अंदर ही आता है। ठीक है, अगर आपको धम धम की आवाज़ आ रही है ना, तो आई एम रियली सॉरी, कुछ नहीं कर सकता यार, ठीक है। चलो, आपके लिए वीडियो बनाना भी इम्पोर्टेंट है, तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है कि रेजिडुअरी पावर क्या होती है। रेजिडुअरी पावर क्या होती है, पहले बेसिकली इन 3 लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे टॉपिक थे जो पहले ऐड नहीं थे, तो इसके लिए हमने एक अलग से लिस्ट बना दी, जैसे रेजिडुअरी लिस्ट। ठीक है, रेजिडुअरी लिस्ट के अंदर वो टॉपिक आते हैं जो पहले नहीं थे, जो आज है। जैसे साइबर क्राइम, आज से 50 साल पहले जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तब साइबर क्राइम नहीं था, कंप्यूटर इतना नहीं था, है ना। साइबर क्राइम, साइबर हरासमेंट, साइबर बुलिंग, साइबर क्या कहते हैं उसको, है ना, मतलब जो भी है बैंकिंग से रिलेटेड जो भी फ्रॉड होते हैं, वो सारे के सारे साइबर फ्रॉड वगैरह, तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, हमारे रेजिडुअरी पावर में आते हैं। और इस पर रूल बनाने का काम किसका है, हमारे यूनियन गवर्नमेंट का। ठीक है जी, क्लियर हो गया, आई होप इसमें कोई दिक्कत ना आई हो। अब आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन पे। एक्चुअल में ये क्वेश्चन बड़ा छोटा है, बट मैंने बड़ा लिखा है, ठीक है। बट इसको आपको इतना बड़ा नहीं लिखना, मैं आपको बताता हूँ, कोई भी 3 पॉइंट उठा देना, बस बहुत है, क्योंकि आप बना के लिखोगे। मैं समझाता हूँ कैसे। क्या क्वेश्चन पूछा है कि इंडिया ने ना फेडरलिज्म के अंदर, अच्छा आप मेरे को बताओ, इंडिया के अंदर ये बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग है या स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग है, दिल्ली की गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग है या जो सेंटर में बैठी हुई है केंद्र सरकार, वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने कहा जी क्यों, 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था, उसके बाद जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा स्ट्रांग क्यों बनाया, इसके पीछे बहुत सारे रीजन थे। पहली बात तो ये थी कि बहुत बड़ी और लार्ज पॉपुलेशन थी हमारी, तो बहुत सारे लोगों को अलग अलग कल्चर था, अलग अलग लैंग्वेज थी, अलग अलग सोशल डाइवर्सिटी थी। तो इन सबको साथ रखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात है हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट। हिस्टोरिक कॉन्टेक्स्ट यानी इंडिया ना अलग अलग, आपको पता है, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट में बटा हुआ था। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग हो रहे हैं, तो इसमें बड़ी दिक्कत आ सकती है, अलग अलग रूल चलाएंगे अपना। तो इसके लिए हमने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा स्ट्रांग बनाया, ताकि एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ईजी हो जाए। नेक्स्ट है टूटने से बचाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, सबको यही लग रहा था कि अगर मान लो अलग अलग स्टेट को ज़्यादा पावर दे दी, तो वो एक टाइम पे आएगा, बोलेंगे जी हम तो अलग ही हो रहे हैं, अलग कंट्री बनाएंगे अपनी। ठीक है, दूसरा नेशनल सिक्योरिटी के लिए, पावर बैलेंसिंग के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। देखो आ- आज क्या होता है कि एक जगह पर कोई रिसोर्स मिलता है ना, वो पूरे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। बट अगर हम स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देते, तो पहले वो अपने को प्रायोरिटी देता, अपने को प्रायोरिटी क्या, सिर्फ अपने ही के लिए ही यूज करता। ठीक है, तो ऐसा ना हो, इसके लिए भी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा स्ट्रांग रखा है। ठीक है, ये तो ये हो गया कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग मतलब क्यों रखा है। एग्जाम में क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस चैप्टर में से पूछा जाता है ना, जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, वो ये आता है। इसमें से भी 5 पॉइंट करने हैं, बस कोई भी 5 पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग के 4 और ये कर लेना, वो भी 5 पॉइंट चलेंगे। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि इंडिया के अंदर मैंने अभी क्या बताया कि हमने किसको स्ट्रांग रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। आपने बोला था सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग रखा है। तो अब ये बताओ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको स्ट्रांग रखा है, ये कब पता, मतलब कैसे कह सकते हो आप सेंट्रल गवर्नमेंट को स्ट्रांग रखा है हमने। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या-क्या चीज़ें लिखी हुई है, जिससे हमें पता चलता है हाँ भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। अब देखो क्या-क्या बातें लिखी हुई है। अब ये बड़ा सिंपल है। आपको लग रहा होगा सर बड़ा आंसर है। अब देखो, अब मैं जब बोलूँगा ना, तब आपको लगेगा सर इतनी सी बात थी बस इसमें। देखो, पहली बात कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट चाहे ना, तो वो क्या कर सकती है, कोई भी नया स्टेट बना सकती है और कोई भी 2 स्टेट को मिला सकती है। तो इससे पता चलता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। कोई मुश्किल पॉइंट है ये? नहीं ना, कितना ईज़ी पॉइंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के पास इतनी पावर है कि वो चाहे तो किसी नए स्टेट को बना सकती है और 2 स्टेट को मिलाकर एक नया स्टेट भी 2 स्टेट को मिलाकर जो है वो एक बड़ा स्टेट बना सकती है। तो इसलिए हमें पता चलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर है। स्टेट नहीं कर सकती है ऐसा। यूपी नहीं कह सकता कि आ जाओ जी बिहार हमारे साथ मिल जाओ, हम दोनों मिलके। सेंट्रल गवर्नमेंट ही ऐसा कर सकती है, पार्लियामेंट ही ऐसा कर सकता है। पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही बात होती है। ठीक है? नेक्स्ट है, पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी भी स्टेट का नाम जो है वो भी चेंज कर सकती है, उसका बॉर्डर वगैरह भी चेंज कर सकती है। ठीक है? मान लो यूपी और बिहार में किसी चीज़ को, बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट है ना? या कोई भी चीज़ है, वो चाहे तो वो बोल सकते हैं कि जी ये वाला एरिया अब बिहार के अंदर नहीं आएगा, ये जो है यूपी के अंदर आएगा, ये बिहार के अंदर आएगा, यूपी के अंदर नहीं आएगा। तो ये भी कर सकती है वो। तो क्या समझ आया कि पहले वो बाउंड्री, वो चाहे तो 2 स्टेट, मतलब 2 अलग-अलग स्टेट को मिला भी सकती है और साथ में एक नया स्टेट भी क्रेव आउट कर सकती है फ्रॉम द एक्जिस्टिंग स्टेट। और साथ में वो क्या कर सकती है कि जो कोई भी स्टेट की जो बाउंड्री है,
उसको भी चेंज कर सकती है और उसके नाम को भी चेंज कर सकती है। ऑल्टर करना यानी चेंज करना, है ना? हम कहते हैं ना हमारी पैंट वो आता है ना कि वो एक ऐड आती थी, पता नहीं मैं भूल गया, मंच की ऐड थी, पता नहीं किसकी ऐड थी, कि मेरी पैंट जो है वो एक बिलांग छोटी कर दो। तो मतलब ऑल्टर कर दो, है ना? चलो जी। नेक्स्ट पॉइंट है कि ना बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वो जो मेन पावर होती है, जैसे कि इमरजेंसी से रिलेटेड जो भी पावर होती है ना, वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट को देता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ही इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकती है, और जब इमरजेंसी को डिक्लेयर किया जाता है ना, तो सारी की सारी पावर जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? यहाँ तो कोई दिक्कत? आ जाओ जी नेक्स्ट वाले पॉइंट पे। कि पार्लियामेंट जो है ऑल्सो अज्यूम द पावर ऑफ द टू द मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट विद इन द जुडिक्शन ऑफ द स्टेट। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, सुनना। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो स्टेट लिस्ट के टॉपिक पर भी रूल बना सकती है। अभी अभी हमने ऊपर देखा था ना कि सेंट्रल जो स्टेट लिस्ट है वो क्या करती है, स्टेट लिस्ट पर सिर्फ स्टेट लिस्ट टॉपिक रूल बना सकती है, बट ऐसा नहीं है। अगर यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो वो स्टेट लिस्ट पर, ऑल्दो ऐसा करती नहीं है, डिस्प्यूट हो जाता है, बट वो चाहे तो वो स्टेट लिस्ट पर भी जो है वो रूल बना सकती है। ठीक है, कोई भी 5 हो गए ना? और देख लेते हैं, फिर भी मैं बता देता हूँ कि दूसरी बात है कि गवर्नर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, वो चाहे तो स्टेट असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है? और दूसरी बात है कि जो अगर हम वैसे देखें तो जो चलो इस वाले पॉइंट पे आ जाते हैं, ये बता देता हूँ, ये ईज़ी है आपके लिए, ईज़ी रहेगा। कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आईपीएस, आईएएस होते हैं ना, वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं और स्टेट चाहकर भी उनको नहीं हटा सकती। जैसे मान लो कोई पर्सन है, वो आईएएस है, वो यूपी के अंदर वो है, उसकी पोस्टिंग है, तो यूपी की गवर्नमेंट नहीं हटा सकती उसको। वो सिर्फ ट्रांसफर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकती है कि भैया इसका ट्रांसफर कर दो, ये बंदा हमें परेशान कर रहा है ना, इलीगल हरकत नहीं करने दे रहा है, ऐसा जो भी है ना? वैसे मैं बता दूं, जरूरी नहीं है सारे आईपीएस अच्छे होते हैं, सारे आईएएस अच्छे होते हैं, कुछ चोर भी होते हैं और कुछ अच्छे भी होते हैं, बट कुछ बहुत ज्यादा चोर भी होते हैं। तो वो सिर्फ ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, वो हटा नहीं सकते कि जी भाई आज से, जैसे वो बोल देते हैं ना कि बाकी ऑफ़िसर को कि तुम्हारी छुट्टी सस्पेंड कर देते हैं, ये कर ऐसा इसके साथ नहीं हो सकता आईपीएस। ठीक है? और आर्टिकल 33 और 34 भी जो है वो यूनियन जो सर्विस के अंदर ऑफ़िसर है ना, उनको ज़्यादा पावर देता है। येस और नो? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है आपको? तो ये सारे के सारे पॉइंट है, कोई भी 5-6 पॉइंट याद कर लेना, ईज़ी-ईज़ी बताए थे, वही याद कर लेना, वही ज़्यादा बेटर रहेंगे। ठीक है? नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आ जाते हैं। लास्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा लग रहा होगा, वही बात है, अभी मैं समझाऊंगा ना तब इतना छोटा सा लगेगा। देखो सुनो, बेसिकली ना हमारे फेडरलिज्म के अंदर कुछ है ना कॉन्फ्लिक्ट भी है। ठीक है, मैं पहले इजी इजी बताता हूँ। हमारे फेडरलिज्म के अंदर भी बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे इंडिया के अंदर बहुत अलग अलग स्टेट है, तो अलग अलग स्टेट के अंदर भी जो है वो डिस्प्यूट होते रहते हैं, अलग एक स्टेट की दूसरे स्टेट से लड़ाई होती रहती है। सर क्यों होती रहती है? ये भी एक प्रॉब्लम है। पहला कॉन्फ्लिक्ट क्या है हमारे फेडरलिज्म का? हमारे फेडरलिज्म का पहला, मैं अपनी मतलब ऊपर नीचे से कराऊंगा, सारे के सारे पॉइंट बताऊंगा, बट अपनी तरफ से लेके चलता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इजी। पहला कॉन्फ्लिक्ट क्या है हमारे फेडरलिज्म का? वो है इंटर स्टेट डिस्प्यूट, यानी स्टेट के बीच में भी लड़ाई होती है। जैसे आ जाओ जी, यहाँ पर आ जाते हैं। जैसे कि जी महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में लड़ाई चल रही है बेलगाम को लेकर, एक इलाका है बेलगाम। अब एक मजे की बात बताता हूँ, कुछ टाइम पहले ना कर्नाटका में और महाराष्ट्र में दोनों की दोनों जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी की थी। ठीक है, और दोनों की दोनों गवर्नमेंट कह रही थी कि भाई ये बेलगाम हमारा है। कर्नाटका की गवर्नमेंट बोल रही हमारा है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बोल रही हमारा है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब है कि दोनों के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट, फिर भी जो है वो एरिया को लेकर डिस्प्यूट। तो कुछ चीजें होती है ना कि भाई जिस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। तो बेलगाम एक ऐसा इलाका है जो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में पड़ता है और दोनों बोलते हैं कि जी हमारा है, तो उसको लेकर डिस्प्यूट है। मणिपुर और नागालैंड को भी लेकर जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट चलता रहता है। हरियाणा और पंजाब के बीच में बॉर्डर तो नहीं, बट एक एरिया को लेकर डिस्प्यूट है, जैसे दैट इज चंडीगढ़। अब मैं पूछूं कि हरियाणा की कैपिटल क्या है? अब बोलोगे चंडीगढ़। मैं पूछूं पंजाब की कैपिटल क्या है? अब बोलोगे चंडीगढ़। ऑल दो एक लॉ पास हुआ था, ठीक है, राजीव गांधी और वो हरचंद सिंह लॉन्गवाल के बीच में। तो बाद में ये तय हुआ था कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा, बट अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है कावेरी। कावेरी रिवर को लेकर भी डिस्प्यूट चलता रहता है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है सोर्स ऑफ वाटर है कावेरी, मैक्सिमम फार्मर जो होते हैं वो रिवर पे डिपेंडेंट है। कावेरी है ना, हमारे उससे तमिलनाडु और कर्नाटका से होकर जाती है। तो ये भी जो है सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है ये वाला केस। और गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में भी नर्मदा रिवर के पानी को लेकर लड़ाई है। तो ये कुछ डिस्प्यूट है जो इंटर स्टेट है। ठीक है जी, ओके जी। और क्या डिस्प्यूट है सर हमारे फेडरलिज्म के अंदर? हमारे फेडरलिज्म के अंदर दूसरा जो डिस्प्यूट है ना, वो है जी सेंटर स्टेट रिलेशन को लेकर। ठीक है, मतलब है ना बहुत सारे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंटर पे आरोप लगाती है कि जो सेंटर गवर्नमेंट है वो बहुत बार अपनी पावर का मिसयूज करती है। ठीक है,
और यही हमारी फेडरलिज्म का दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे मैं बताता हूँ, देखो सुनना मेरी बात, कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो ऑलमोस्ट 10-20 साल तक तो हर स्टेट में भी और सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट रही थी। बट फिर भी अगर कोई ऐसा स्टेट, जैसे इसके अंदर एग्जाम्पल दे रखा है केरला का, याद रखना आपको आ सकता है, ठीक है, बुक के अंदर भी लिखा हुआ है केरला का, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ये बात है 1959 की, ठीक है। 1957 में हमारे इलेक्शन हुए थे, ठीक है, सेकंड इलेक्शन थे ये। और है ना, केरला एक ऐसा स्टेट था जहां पर सीपीआई की गवर्नमेंट बन गई थी। और ये एग्जाम्पल मैं लिखना भी है आपको, इसलिए बता रहा हूँ। मैं भाई कोई भी बात एक्स्ट्रा नहीं बताता, जो लिखना होता ना वही बताता हूँ। आई एम रियली सॉरी अगर आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज आ रही है, धम धम की, जैसे मैंने बताया कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो जो सीपीआई की गवर्नमेंट है ना, हमारी सीपीआई की गवर्नमेंट है, उसको 2 साल बाद ही, यानी 1959 के अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया और वहां की गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा के दोबारा इलेक्शन करवाए। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि सेंटर स्टेट के बीच में भी डिस्प्यूट चलता रहता है। बहुत बार सेंटर स्टेट गवर्नमेंट बोलती है कि सेंटर गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज कर रही है और हमारे स्टेट में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही है। यस और नहीं, यस और नो क्लियर हुआ नहीं हो? ऑल दो फिर 1990 के बाद है ना ये सारी चीजें होना बंद हो गई। इसका रीजन पता है क्या है? इसका रीजन ये है कि अब स्टेट पार्टी ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, ठीक है। अब है ना, बेसिकली सेंटर के अंदर अगर आपको गवर्नमेंट बनानी है तो आपको स्टेट गवर्नमेंट की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, और अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की हेल्प लेके गवर्नमेंट चला रहे हो तो आप उनको परेशान क्यों करोगे? मेरी बात समझ रहे हो? अगर 1957 के इलेक्शन के बाद अगर सीपीआई ने सपोर्ट करा होता सेंट्रल गवर्नमेंट को और सीपीआई की वजह से गवर्नमेंट बनी होती कांग्रेस की, तो क्या वो कभी भी केरला को छेड़ती? नहीं छेड़ती, क्योंकि उसे पता है भाई अगर यहाँ छेड़ा केरला को तो वहां वो अपनी सीटें वापस ले लेगा और हमारी सरकार गिरवा देगा, फिर दोबारा इलेक्शन हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये दोनों के दोनों पॉइंट हो गए हमारे। अब तीसरा आ जाते हैं हमारा अच्छा, एक छोड़ दिया मैंने इसमें, एक ये था कि स्पेशल प्रोविजन। स्पेशल प्रोविजन, चलो पहले अब आ जाते हैं। गवर्नर के रोल को लेकर भी डिस्प्यूट चलता रहता है। सबसे पहले तो गवर्नर होता क्या है? गवर्नर कोई इलेक्टेड पर्सन नहीं होता। किसी भी स्टेट का जो गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट चुनती है बिना इलेक्शन के। जैसे कि आप आज चेक करोगे ना, तो बहुत सारे इंडिया के गवर्नर, पता है कौन है? इंडिया के गवर्नर बहुत सारे आर्मी पर्सनल है ना, हमारे आर्मी के ऑफिसर है। बहुत सारे हमारे मतलब डिफेंस के ऑफिसर हैं, तीनों आ जाते हैं उसमें ना, आर्मी, हमारा एयर नेवी और एयरफोर्स। दूसरा है कि क्या कहते हैं, बहुत सारे जज वगैरह भी हैं। तो अब क्या होता है कि ना, अब अब इसमें डिस्प्यूट क्या है, इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन चुनता है? ये हमारे गवर्नर को कौन चुनता है? आप बोलोगे जी सर सेंट्रल गवर्नमेंट चुनती है ना? कौन चुनती है? सेंट्रल गवर्नमेंट चुनती है। अगर मान लो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूँ, दिल्ली का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि दिल्ली में कुछ टाइम पहले, अब तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, बट एक टाइम पहले डिस्प्यूट चलता है। दिल्ली के अंदर पहले आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट थी। सेंटर के अंदर किसकी थी? बीजेपी की थी। और मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल लेता हूँ, बच्चे समझाने के लिए लेता हूँ, कोई दिल पे नहीं लेगा। सेंट्रल में किसकी गवर्नमेंट थी? बीजेपी की थी, ठीक है। दिल्ली के जो हमारे गवर्नर थे वो विनय सक्सेना है, ठीक है। अब विनय सक्सेना को सेंट्रल गवर्नमेंट ने चुना है, तो ऑब्वियस सी बात है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, आप कह सकते हो थोड़ा सा एक हो गए ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का ही सपोर्ट करेंगे हर चीजों पे नहीं, बट बहुत सारे मुद्दों पर। अब इसको लेकर जो है वो आम आदमी पार्टी और वो जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसको लेकर दिक्कत चलती रहती थी, ठीक है। और अब इसमें एक और दिक्कत ये है कि अगर चाहे गवर्नर तो वो क्या कर सकता है, वो किसी भी स्टेट की जो भी लेजिस्लेचर होती है, मतलब अपनी स्टेट की, जिस स्टेट का वो गवर्नर है, उसकी स्टेट असेंबली को डिसबैंड करवा सकता है। और वो चाहे तो प्रेसिडेंट को लेटर लिख सकता है और वो बोल सकता है कि जी हमारे स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं चल रहा, आप आर्टिकल 356 का यूज करके हमारे स्टेट के अंदर प्रेसिडेंट रूल लगवा दो। तो इसको लेकर भी डिस्प्यूट चलता रहता है कि भाई तुमने गवर्नर को इतनी पावर कैसे दे दी? अब अगर मान लो इसका कोई दिक्कत हो गई सीएम वीएम से, गवर्नर की सीएम से दिक्कत हो गई, ये तो प्रेसिडेंट रूल लगवा देगा। तो इसको लेकर भी डिस्प्यूट चलता रहता है, ठीक है जी। यही बात जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है कि आर्टिकल 56 के गवर्नर, ये कंट्रोवर्शियल इसलिए माना जाता है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 356 का यूज करके प्रेसिडेंट रूल लगवा सकता है। मतलब जो गवर्नर है वो रिकमेंड कर सकता है कि जी ये देखो लिखा है, द गवर्नर हैज पावर टू रिकमेंड द डिसमिसल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सस्पेंशन एंड द डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली। किसको रिकमेंडेशन देगा? हमारे प्रेसिडेंट को। और बिना रिकमेंडेशन के प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट रूल नहीं लगाता, ठीक है, गवर्नर के उससे लगाता है। ठीक है जी, आ जाओ जी। लास्ट है हमारा, ये हो गए ना सारे के सारे अच्छा, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, ठीक है। चलो जी। बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जो डिमांड करते रहते हैं ऑटोनॉमी की, डिमांड करते रहते हैं पावर की, ठीक है। डिमांड करते रहते हैं पावर की। जैसे
जैसे कि मान लो मैं बात करता हूँ जैसे कि तमिलनाडु, पंजाब और वेस्ट बंगाल। ये तीनों के तीनों डिमांड करते रहते हैं कि हमें ना कम पावर दिया, हमें ज़्यादा पावर दो। तो तमिलनाडु, पंजाब और वेस्ट बंगाल जो है वो ज़्यादा डिमांड करते रहते हैं पावर की। अब मैं अगर मैं ये बताने लगा कि कौन से पावर की डिमांड करते हैं, तो फिर आपको दिक्कत होगी क्योंकि बहुत लेंथी टॉपिक हो जाएगा, अननेसेसरी वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो बस अब इतना याद रखो कि डिमांड करते रहते हैं एक्स्ट्रा पावर की कि जी हमारे स्टेट को कम पावर दिया, हमको ज़्यादा पावर दो। ठीक है? और साथ में कुछ और भी डिमांड है, जैसे कि 1977 के अंदर लेफ्ट गवर्नमेंट ने डिमांड करी थी कि बेसिकली जो जिसमें हम मतलब ये बोला था कि जिस डॉक्यूमेंट के अंदर यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर लिखी है ना, उसको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करो और स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दो। यानी ये जो वेस्ट बंगाल वाला ना इसी को एक्सप्लेन कर रखा है वाले पॉइंट को, ठीक है? ओके। और साथ में कुछ ऐसे स्टेट भी हैं जो बोलते हैं कि सेंटर का जो मशीनरी है वो हमारे पे कंट्रोल कर रही है, ठीक है? तो उससे हमें छुटकारा दिलवाओ, है ना? क्योंकि मैंने जैसे बोला आईपीएस और आईएएस ऑफिसर को तो आप हटा नहीं सकते, है ना? तो ट्रांसफ़र ही करवा सकते हो। तो इसको लेकर भी जो है वो चलती रहती है कि यार इनका तो कंट्रोल है हमारे पूरे के पूरे स्टेट पर आईपीएस, आईएएस का ये, है ना? चलो, नेक्स्ट है कि कभी-कभार जो है वो डिमांड जो है वो कल्चरल भी होती है, ठीक है? जैसे कि तमिलनाडु के अंदर हिंदी को लेकर जो है वो बड़ा डिस्प्यूट चलता है ना? मतलब कोई भी अगर अभी मेरे को एक याद है अभी कुछ ही टाइम पहले क्या नाम है हमारे पार्लियामेंट के अंदर है ना हमारे जो ओम बिरला है वो हमारे स्पीकर हैं। वो बोल रहे थे कि अब से हम 22 लैंग्वेज में जो है जो भी हम बोलेंगे ना 22 लैंग्वेज में जो है वो अलग-अलग लैंग्वेज में जो है वो बताया जाएगा। अलग-अलग लैंग्वेज में 22 लैंग्वेज में जो है वो सुनाया जाएगा, उसको ट्रांसलेट किया जाएगा मेरी बातों को। तमिलनाडु से एक एमपी खड़े होते हैं, पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं भाई कि संस्कृत क्यों ली है इसमें? मतलब संस्कृत और हिंदी तो वो मतलब उनको भी पता है कि भाई हिंदी और संस्कृत को लेके तो फिर वो जो लोकसभा स्पीकर है कि भाई मैंने 22 लैंग्वेज बोली, आपको ये संस्कृति क्यों दिखा? बाकी और भी तो लैंग्वेज है। तो ये थोड़ा डिस्प्यूट चलता रहता है तमिलनाडु में। ऑल्दो एक मज़े की बात बताता हूँ, कितनी शर्मनाक बात है हमारे लिए। तमिलनाडु जाना ही तमिल के लिए जाता है, ठीक है? और वहाँ के एमपी बड़ा चिल्लाते हैं कि भाई तमिल, तमिल। आपको पता है कि तमिल एक भी एमपी ऐसा नहीं है उसके अंदर, एक भी एमपी ऐसा नहीं है जिनके बच्चे तमिल मीडियम स्कूल में पढ़ते हो। सबके इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और अपने और वो बंदा जो बोल रहा था ना कि 22 लैंग्वेज वो भी इंग्लिश में बोल रहा था। अरे भाई! मतलब क्या बोलूँ अब चलो गलत है। लैंग्वेज को लेके प्राउड होना चाहिए, बट दूसरी लैंग्वेज को लेकर हेट नहीं होना चाहिए। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब लास्ट आ जाते हैं स्पेशल प्रोविज़न तो आपको पता ही है, बहुत सारे स्टेट को जो है ना स्पेशल प्रोविज़न दे रखा है। जैसे कि आपको पता है जैसे कि अच्छा ये बात तो आपको पता है ना कि आर्टिकल 370 जो है वो जम्मू-कश्मीर से रिलेटेड था, अब हट चुका है, ठीक है? 2019 के अंदर उसको हटा दिया गया है और ये इम्प्लीमेंट हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को और पहले ना जम्मू-कश्मीर के अंदर आप ज़मीन नहीं ले सकते थे, बट बहुत सारे लोगों को लगता था कि सिर्फ़ जम्मू-कश्मीर ही ऐसा स्टेट है जिसके अंदर ज़मीन नहीं ले सकते, नहीं। असम का, नागालैंड का, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, है ना? और भी बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, जिनके पास हिली एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश जहाँ पर आप ज़मीन नहीं ले सकते। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आप ज़मीन नहीं ले सकते हिली एरिया में, ठीक है? और जैसे कि आपको पता है असम वगैरह और ये नागालैंड, ये जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ऐसा इनके साथ मतलब ऐसा इनको स्पेशल पावर क्यों दी है? ठीक है? मतलब एक असम का बंदा ही उस इलाके में ज़मीन ले सकता है, नागालैंड का बंदा ही उस इलाके में। पूरे नहीं, कुछ-कुछ इलाकों में और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, उनके कल्चर थोड़ा डिस्टिंक्ट है और उनको प्रिवेंट करने के लिए कल्चर को प्रिवेंट करने के लिए जो है ये सारी चीज़ें करी गई है। ठीक है? आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हो। एक बार है ना मेरे को है ना 2-3 चीज़ें लगती है जो मैं बता देता हूँ। एमसीक्यू में छोटी-छोटी चीज़ें बता देता हूँ, पहले तो ये सुनना। ओके, 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही ज़्यादा कम चांसेज़ है बट भाई मेरे को रिस्क नहीं लेना। ठीक है? जब मैंने बोल दिया कि जी फुल मार्क्स का तो फुल मार्क्स का ही। तो ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1958 के अंदर वेस्ट इंडीज़ के अंदर एक वीक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी ईच यूनिट वे इंडिपेंडेंट वाज़ इंडिपेंडेंट अच्छा। ये आपसे ईयर वगैरह पूछा जा सकता है कि कब हुआ था वेस्ट इंडीज़ के अंदर फेडरेशन वगैरह, है ना? तो ये 1958 है ये वो याद रखना। और उसके बाद फिर 1973 मतलब वीक कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके अंदर बार-बार चेंज करा गया, ठीक है? ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ मैं दिखाता हूँ, क्या है मेन चीज़। अच्छा ये आर्टिकल 1 अभी मैंने बोला था ना कि स्टेट गवर्नमेंट जो इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। आपको 1 मार्क्स में आ सकता है कि कौन-सा आर्टिकल आर्टिकल 1 है, ठीक है? दूसरी बात है कि सारे स्टेट की टेरिटरी और उनका जो भी स्पेसिफाइड है ना, वो कहाँ पर है? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, ठीक है? ओके? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बता रखा है कि कौन-सा स्टेट जो है उसकी बाउंड्री कितनी होगी। याद रखना अब पूछा जाएगा फर्स्ट शेड्यूल में क्या है। ओके, ये वो तीनों की तीनों लिस्ट हो गई और ये वैसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिकली ये हमारे टीटी कृष्णामचारी है।
ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक मेंबर थे, इन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। लेट मी टेल यू ऑनरेबल फ्रेंड इन द हाउस दैट द ड्रिफ्ट इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टुवर्ड द सेंटर बिकॉज द सर्कमस्टांसेस। उसने कहा कि भाई सर्कमस्टांसेस ही ऐसे हैं, ठीक है, कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी। वेलफेयर स्टेट फ्रॉम बीइंग द पुलिस एंड द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द, क्या लिखा हुआ है, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस दैट हैव नाउ into being that the state have become federal or the unitary welfare state or being the police of ये सारा का सारा और वेल बीइंग ऑफ द कंट्री के लिए। अच्छा ओके, बेसिकली उसने उन्होंने यही बोला कि हाँ हमें ऑल दो, उन्होंने ये बोला हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है, होनी चाहिए, बट यह है कि सेंट्रल को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। मतलब ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करना अगर उसको ज़्यादा पावर दे रखी है तो। या नाम याद रखना बस, कृष्णामचारी, आर्टिकल 257। आर्टिकल 257 में ये रखा है कि जो स्टेट एग्जीक्यूटिव होगी ना वो कम पावरफुल होगी देन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव होगे ना, आईपीएस आईएएस होंगे, है ना, और जो स्टेट ऑफिसर होंगे ना, स्टेट ऑफिसर बेसिकली सेंट्रल ऑफिसर से कम पावरफुल होंगे और वो उनकी हेल्प के लिए काम करेंगे। यही लिखा हुआ आर्टिकल 257(1) में, ठीक है। आगे आ जाओ जी। हम्म, बस ये देखो मैंने केरला वाला एग्जांपल दिया था ना आपको, कहाँ गया ऊपर वाला वो, मैं इसमें केरला का एग्जांपल लिखा हुआ है इसलिए मैंने आपको दिया था सेंटर स्टेट रिलेशन के अंदर। हम्म, कि अपनी पावर का जो है वो उन्होंने मिसयूज़ किया था। और ये गवर्नर वाला मैं बता चुका हूँ, पिक्चर बेस भी बता दूँ क्या, ये देखो, ये जो है ये नेहरू जी जो है वो चुन रहे हैं गवर्नर, ठीक है, मतलब वो खुद चुनते हैं, किसी को भी चुन सकते हैं, ये बता रखा है, गवर्नर को चुनने की बात हो रही है, जवाहरलाल नेहरू थे। ये जो है ना वो ये अलग अलग स्टेट की डिमांड है, ये है ना आपकी क्लास 12th की बुक में भी दे रखी है पिक्चर, ये जवाहरलाल नेहरू है, और इस पे ना देखो विशाल आंध्रा, महा गुजरात लिखा होगा, ये सारे के सारे। तो हुआ क्या 1947 के बाद, मैं आपको बता दूं 1947 में जो इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो बहुत सारे स्टेट नहीं थे। तो उस समय जैसे गुजरात नहीं था उस समय, 1947 में गुजरात नाम का कोई एरिया नहीं था, ना महाराष्ट्र नाम का था, तो ये बाद में बने हैं। कब, बेसिकली उस समय ना उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था, हमको भाई लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट बना के दो। ऑल तो इसके बारे में आप क्लास 12th में पढ़ोगे, ठीक है। और ये बेसिकली ये पिक्चर दिखाई गई है कि कैसे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो टॉपल कर देती है स्टेट की गवर्नमेंट को, हटा देती है, अपनी पावर का मिसयूज़ कर देती है, ठीक है। और बाकी इंटर स्टेट डिस्प्यूट तो मैं आपको बता चुका हूँ, स्पेशल प्रोविजन स्पेशल पावर भी मैं बता चुका हूँ। एक मैं वो केरला वाला दिखा देता हूँ आपको कि केरला वाला दिखाने की क्या ज़रूरत है, मैंने बता ही दिया तो वो याद रहेगा ही कि केरला ने मतलब अपनी पावर का मिसयूज़ किया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। चलो छोड़ो यार, इसमें टाइम लग जाएगा, बट समझ गए ना आप, पॉइंट समझ गए ना, आपको याद तो है हो ही गया, 57 का इलेक्शन था, और बेसिकली कुछ ही टाइम बाद 57 के इलेक्शन के 2 ही साल बाद 59 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो हमारी ये राजी टॉपल कर दिया था, ठीक है। क्लियर हो गया, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। बाकी मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अभी जो बाकी 2 चैप्टर है वो रहते हैं वो भी मैं करवा दूंगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।